Okay, students, let's get started with AS Level Physics Paper 1 October November 2022. The syllabus code is 9702/12. So let's get on with the first question. You have some data points here, then you have some formulas as usual. Which quantity is a physical quantity? तो बच्चों हमने बताना है कौन सी इनमें से फिजिकल क्वांटिटी है, यूनिट नहीं बताना, फिजिकल क्वांटिटी बतानी है. तो इस फ्लेवर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी नो, केल्विन फिजिकल यूनिट है, क्वांटिटी नहीं है, सो वी विल कट दैट आउट. मिनट भी क्या है, यूनिट है, सो वी विल कट दैट आउट. फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है, सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस, सो डी विल बी आवर आंसर. What is the power of 3.7 मेगावाट व्हेन एक्सप्रेस्ड इन किलोवाट्स? तो यार 3.7 मेगावाट्स होती क्या है, 3.7 इंटू 10⁻³ और किलोवाट्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 10⁻³. तो दिस विल बिकम 3.7 इंटू 10⁻6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3.7 इंटू 10⁻³ किलो वाट्स. ऐसा कोई ऑप्शन है? यस, सी इज योर ऑप्शन. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन 3. A spring is suspended from a fixed point and a force is applied. Okay. The position of a pointer before क्या है position of the pointer 2 to 5 plus minus 2 millimeter. After the force is applied, the position of the pointer is what? 250 plus minus 2 millimeter. यार बेसिकली आपने एक स्प्रिंग को लगाया हुआ है विद द फिक्स फोर्स. बिफोर अप्लाइंग द फोर्स आपकी पॉइंटर पे रीडिंग क्या है, 2 to 5 प्लस माइनस 2 मिलीमीटर. आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स आपकी रीडिंग क्या है, 250 प्लस माइनस 2 मिलीमीटर. तो एक्सटेंशन क्या हो जाएगी बच्चों, एक्सटेंशन विल बी इक्वल टू 250 माइनस 2 to 5 दैट इज इक्वल्स टू 25. और एक्सटेंशन में अनसर्टेनिटी क्या होगी, इन दोनों का एडिशन 2 + 2, क्योंकि सब्ट्रैक्शन और एडिशन में अनसर्टेनिटीज़ क्या हो जाती थी, ऐड. हमने निकालनी है परसेंटेज अनसर्टेनिटी. तो 4 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 100 गिव्स यू एन आंसर ऑफ राउंड अबाउट 16%. तो ऐसा कोई ऑप्शन है? यस, डी इज योर आंसर. 4 पे आ जाओ. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ स्केलर एंड अ वेक्टर क्वांटिटी? अ वेक्टर क्वांटिटी हैज़ अ डायरेक्शन बट स्केलर डज नॉट. 4 का आंसर इज सी. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन 5. क्वेश्चन 5 में क्या लिखा हुआ है बच्चों, अ टॉय कार ट्रैवल्स at a constant speed of 0.5 सेकेंड अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक. भाई एक टॉय कार है, लेट सपोज ये इस तरह की, इसकी स्पीड क्या है 0.5 ms-1 और ये कितने सेकंड्स के लिए ट्रैवल कर रही है, 40 सेकंड्स के लिए. ठीक है, तो अगर आपको बच्चों स्पीड पता है दैट इज़ 0.5 और अगर आपको लेट से टाइम भी पता है दैट इज़ 40, तो कैन यू कैलकुलेट द इंटायर डिस्टेंस जो ये 40 सेकंड में कवर करेगी. लेट सपोज जो हमें क्वेश्चन में इसने बताया हुआ है कि पूरे 40 सेकंड में ये एक इंटायर सर्कल कवर कर रही है. क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि इट कवर्स एन इंटायर सर्कल विद इन 40 सेकेंड्स, takes time t is equals to 0 and takes a time of 40 seconds to travel around the track. once around the track travel करने के लिए आपको 40 सेकंड लग रहे हैं. तो ये जो पूरा येलो एरिया कवर करने के लिए आपको टाइम कितना लग रहा है, 40 सेकंड्स. ठीक है, और स्पीड क्या है आपकी 0.5 ms-1. तो डिस्टेंस किस तरह निकालोगे, 0.5 इंटू 40. डिस्टेंस क्या होता था, स्पीड इंटू टाइम. तो यही तो किया है मैंने, 0.5 इंटू 40. डिस्टेंस क्या आ जाएगा, 20 मीटर्स. अब ये जो 20 मीटर्स आया है बच्चों, व्हाट इज दैट, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट, ओह सॉरी दैट इज द डिस्टेंस. ठीक है, ये जो 20 मीटर्स आया है ये डिस्टेंस है, और इस डिस्टेंस को हम क्या कह सकते हैं, दिस कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल. तो यार अगर सर्कमफ्रेंस 20 है तो कैन आई इक्वेट इट टू 2 पाई r इज इक्वल्स टू 20, और फिर हमारी r की वैल्यू क्या आ जाएगी, लेट्स कैलकुलेट इट. 20 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाय पाई. लेट मी डू इट इन द कैलकुलेटर. आपके पास r की वैल्यू आ रही है, r कम्स आउट टू बी 3.18 मीटर. सही है, इसका मतलब ये है कि ये रेडियस ऑफ द सर्कल इज व्हाट, 3.18 मीटर्स. अब क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं. द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार बिटवीन t इज इक्वल्स टू 0 टिल t इज इक्वल्स टू 20 इज v20. ठीक है यार, कार की जो वेलोसिटी दैट इज टाइम 0 से लेकर टाइम t इज इक्वल्स टू 20 तक है, वो क्या है, v20. तो यार वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता था, लेट मी मिनिमाइज सम थिंग्स. ये वाली सारी चीज़ें वी डोंट नीड अभी, तो हम उसे मिनिमाइज कर सकते हैं थोड़ा सा और यहाँ पे रख सकते हैं. ठीक है, अच्छा
हमें ये पता है कि यार t इज इक्वल्स टू 0 से लेकर t इज इक्वल्स टू 20 सेकेंड्स तक जो कार की वेलोसिटी है दैट इज़ v20। ओके हो गया। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता था? डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। और हमें क्या पता है डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो लेट्स से ये t इज इक्वल्स टू 0 पे पॉइंट A है, t इज इक्वल्स टू 20 पे पॉइंट B है। तो दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? ये डायमीटर की लाइन, ये लाइन, दिस लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर, ठीक है। और अगर ये लाइन सेंटर से पास कर रही है तो ये भी r होगा, ये भी r होगा। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी? 2r डिवाइडेड बाय टाइम कितना है? 20। तो r क्या है बच्चों? r इज़ 3.18 डिवाइडेड बाई 20, तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 0.32। तो ऐसा कोई ऑप्शन है 0.32 का? यस, A एंड B। तो C और D कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब हमें एग्जामिनर ने एक और बात बताई हुई है कि V इज इक्वल्स टू 20 से लेकर 40 तक। जैसे कि लेट सपोज पॉइंट, लेट मी टेक अ डिफरेंट कलर, पॉइंट B से लेकर पॉइंट C तक का, पॉइंट B से लेकर पॉइंट C तक का, और C का मार्क किया है एग्जैक्टली एट द पॉइंट A, ठीक है। पॉइंट B से लेकर पॉइंट C तक की वेलोसिटी को हम कहते हैं V40। वेलोसिटी फिर से क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो यार अगर आप देखो तो जहाँ से आपने स्टार्ट किया था पॉइंट A, वहाँ पे पॉइंट C भी मार्क हुआ हुआ है। तो इफ़ योर फाइनल पॉइंट इज इक्वल टू द इनिशियल पॉइंट, अगर आपका फाइनल पॉइंट इज इक्वल टू द इनिशियल पॉइंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाती है? याद है, इफ़ यू आर स्टैंडिंग एट द इनिशियल पॉइंट तो क्या हो जाती है? डिस्प्लेसमेंट 0। टाइम कितना है? 20। तो V40 क्या हो जाएगी? 0। तो ऐसा कोई ऑप्शन है जिसमें V20 जो है वो 0.32 लिखी हुई है और V40 0 लिखी हुई है? यस, A इज़ योर ऑप्शन। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन 60। क्वेश्चन 60 में क्या लिखा है? द ग्राफ शोज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन varies with time from t is equals to 0 till time t is equals to capital T। भाई वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको गिवन है, आपने क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अच्छा बच्चों, वेलोसिटी टाइम ग्राफ को देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम 4 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। लेट्स से लाइक दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट, दिस इज़ द सेकेंड पार्ट, दिस इज़ द थर्ड पार्ट, दिस इज़ द फोर्थ पार्ट। तो अगर आप फर्स्ट पार्ट को देखो तो वेलोसिटी इंक्रीज करती जा रही है, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट शुड बी इंक्रीजिंग कर्व, ठीक है। ये रहा गया फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अब सेकंड वाला पार्ट में रेड से मार्क करता हूँ। सेकंड वाले पार्ट में वेलोसिटी गिर रही है, डिक्रीज कर रही है, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का कर्व किस तरह होना चाहिए? डिक्रीजिंग कर्व। ये आ गया आपका सेकंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट को देखो, थर्ड पार्ट में ऑल्दो आपकी क्या कर रही है? वेलोसिटी जो है वो मोर नेगेटिव होती जा रही है, मोर नेगेटिव होती जा रही है ना बच्चों। बट कैन यू सी वन थिंग, कैन यू सी वन थिंग, इसका ग्रेडियंट भी क्या कर रहा है? डिक्रीज करता जा रहा है, टूवर्ड्स हॉरिजॉन्टल लाइन आ रहा है। तो हम वापस से यहाँ पे क्या बनाएंगे? एक डिक्रीजिंग कर्व। लेट्स मार्क इट विथ ब्लू। ये आ गया हमारे पास एक और डिक्रीजिंग कर्व, ठीक है। फोर्थ पार्ट में देखो, फोर्थ पार्ट में वेलोसिटी इज कमिंग टूवर्ड्स लेस नेगेटिव वैल्यूज, मतलब इंक्रीज कर रही है, और ग्रेडियंट क्या कर रहा है? ग्रेडियंट भी इंक्रीज कर रहा है। तो हम एक इंक्रीजिंग कर्व बना देंगे यहाँ पे इस तरह का। लेट मी मार्क इट विद ग्रीन अगेन, ठीक है। ये आ गया इंक्रीजिंग कर्व। तो ऐसा सिर्फ एक ही ग्राफ है जो ये चारों पार्ट्स को सेटिस्फाई कर रहा है, दैट इज ए। तो हमारा आंसर ए हो जाएगा। लेट्स मूव टू क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 में क्या लिखा है? ठीक है, ट्रेन है, एक गुड्स ट्रेन है दैट पासेस थ्रू अ स्टेशन एट अ स्टेडी स्पीड ऑफ 10 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। तो जो गुड्स ट्रेन है उसका डिस्टेंस किस तरह निकालेंगे? अगर कांस्टेंट स्पीड होती थी तो डिस्टेंस किस तरह निकालते थे? स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड क्या है? 10 इंटू टाइम। अब एक और ट्रेन है दैट इज एन एक्सप्रेस ट्रेन, ये गुड्स ट्रेन का डिस्टेंस है, तो लेट्स लेबल दिस एज DG। सब्सक्रिप्ट में सिर्फ G लगाया है, दैट मीन्स अ गुड ट्रेन, ठीक है। अब एक एक्सप्रेस ट्रेन है, एक्सप्रेस ट्रेन का डिस्टेंस किस तरह निकालेंगे? लेट्स से DE कर देते हैं इसको, ठीक है। दैट इज इनिशियली एट रेस्ट, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। हमारे पास U क्या गिवन है? इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0। एक्सप्रेस ट्रेन की एक्सेलरेशन क्या है? लेट मी जूम इन अ बिट। एक्सप्रेस ट्रेन की एक्सेलरेशन क्या है? 0.5 ms-2, ठीक है। तो हमारे पास A भी आ गया, और हमारे पास लेट मी जूम आउट अ बिट यार, ये फॉर्मूला हाइड हो रहा था, ठीक है। हमारे पास U क्या है? 0। हमारे पास एक्सेलरेशन क्या है? 0.5।
तो लेट्स मेक एन इक्वेशन फॉर एक्सप्रेस ट्रेन का डिस्टेंस। तो एक्सप्रेस ट्रेन के डिस्टेंस के लिए इक्वेशन क्या बनेगी, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सिंस आपका u 0 है, ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो एक्सप्रेस ट्रेन का डिस्टेंस क्या बचेगा 1/2 इंटू 0.5 टी स्क्वायर। अब हमें क्या बोला है, एट विच टाइम डज द एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स ओवर द गुड्स ट्रेन। तो यार एक्सप्रेस ट्रेन जो है गुड्स ट्रेन को कब टेक ओवर कर लेगी, जब डिस्टेंस ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज इक्वल्स टू द डिस्टेंस ऑफ द गुड ट्रेन। मतलब जब ये वाली वैल्यू विल बी इक्वल टू गुड ट्रेन का डिस्टेंस, द एक्सप्रेस ट्रेन विल टेक ओवर द गुड्स ट्रेन। तो लेट्स सी, let's equate both of the equations. 10t is equals to 1/2 into 0.5 t square. ये t gets cancelled out with this square की power. 10 into 2 will be 20 divided by 0.5 is the t का answer. t equals to 40 seconds. ठीक है, is this question clear? I hope so it is clear. अगर clear ना हो you can ask me in the comments. I have made this working small and you can view it in the recorded lectures as well. A constant force, ठीक है, a constant resultant force F acts on an object of mass m for time t. What is the change in momentum? Change in momentum क्या होता था, फर्स्ट ऑफ ऑल तो फोर्स की इक्वेशन लिख लो, चेंज इन मोमेंटम मल्टीप्लाइड डिवाइडेड बाय टाइम। तो चेंज इन मोमेंटम को अगर मैं यहाँ पे सब्जेक्ट बनाना चाहूँ तो मेरी क्या वैल्यू आ जाएगी, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम इज योर चेंज इन मोमेंटम। तो ऐसा कोई ऑप्शन है, यस सी इज योर ऑप्शन। अब आ जाओ क्वेश्चन 9 पे, द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल ऑन प्लैनेट पी इज जी एंड द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल ऑन प्लैनेट क्यू इज 10g। ठीक है, बेसिकली लिखा हुआ ये है कि प्लैनेट पी पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू फ्री फॉल है इज 1/10 ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑन प्लैनेट क्यू। तो हमने प्लैनेट पी को असाइन कर दिया g, प्लैनेट क्यू को असाइन कर दिया 10g। ओके, ऑन द सरफेस ऑफ p एन ऑब्जेक्ट हैज मास दिस एंड अ वेट ऑफ दिस। ओके हो गया, What are the mass and weight of the same object on the surface of planet Q? भाई planet Q पे मास तो इतना ही रहेगा, वेट क्या करेगा 10 टाइम्स बढ़ जाएगा, बिकॉज g की वैल्यू इज 10 टाइम्स दैट ऑफ planet P। तो वेट विल बिकम व्हाट 10 न्यूटन, मास विल रिमेन 1 kg। ऐसा कोई ऑप्शन है, यस बी इज योर आंसर। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन 10। अ पैराशूट इज फॉल फ्रॉम द रेस्ट फ्रॉम अ बलून। ठीक है यार, एक पैराशूटिस्ट है इस तरह का, ठीक है, ही फॉल्स फ्रॉम रेस्ट, और इसने अपने पास एक पैराशूट बांधा हुआ है। ठीक है, द वेरिएशन वेट टाइम टी ऑफ द वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ द पैराशूटिस्ट इज शोन। इन विच रीजन इज द फोर्स ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस मच ग्रेटर देन द वेट ऑफ द पैराशूटिस्ट। ओके, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, जब पैराशूटिस्ट जंप करता है ना तो वो अपना पैराशूट ओपन नहीं करता, तो वो एक टर्मिनल वेलोसिटी रीच कर जाता है इधर पॉइंट बी पे। ठीक है, फिर क्या होता है जब वो पैराशूट ओपन करता है, जब वो पैराशूट ओपन करता है इस तरह उसका पैराशूट ओपन हो जाता है, तब जिस इंस्टेंट पे वो पैराशूट ओपन करता है ना उस इंस्टेंट पे एयर रेजिस्टेंस इज मैक्सिमम। ठीक है, और वो वाला पॉइंट कौन सा होगा, जब वो अपनी टर्मिनल वेलोसिटी से हट जाएगा। देखो दिस इज 1 एंड दिस इज 2। ठीक है, देखो बेसिकली 1 और 2 में फ़र्क क्या है कि 1 पे आप टर्मिनल वेलोसिटी रीच कर गए हो विद द पैराशूट, 2 पे आपने क्या किया है, 2 पे आपने पैराशूट खोल दिया है। जब आप पैराशूट खोलोगे तो आपकी एयर रेजिस्टेंस विल इंक्रीज टू द मैक्सिमम विच विल बी दिस रीजन। ठीक है, और जब एयर रेजिस्टेंस मैक्सिमम पे रीच कर जाती है तो इट विल कॉज योर वेलोसिटी टू डिक्रीज। तो ये वाला पॉइंट ऐसा है, सी वाला रीजन, बल्कि आप इस तरह कहो सी वाला रीजन ऐसा है जिस रीजन में आपकी एयर रेजिस्टेंस इज द ग्रेटेस्ट। तो सी विल बी योर आंसर। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 11 में क्या लिखा है, 2 सॉलिड स्फीयर्स फ्रॉम एन आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, sphere x moves with a speed of 6 centimeters per second in the straight line directly towards the stationary sphere। भाई मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ठीक है, द स्फीयर्स हैव अ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा तो स्पीड ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू स्पीड ऑफ सेपरेशन। तो स्पीड ऑफ अप्रोच क्या है बच्चों, 6 + 0, क्योंकि ये वाला स्फीयर y इज स्टेशनरी। ठीक है, आफ्टर द कोलिजन स्फीयर x मूव्स विद अ स्पीड ऑफ 2 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड इन द सेम डायरेक्शन। यार आफ्टर द कोलिजन जो है आपकी x की जो स्पीड है, लेट से यहाँ पे मैं बना देता हूँ, x की स्पीड है इस तरह 2 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, हमने किसकी स्पीड निकालनी है, y की स्पीड निकालनी है। तो किस तरह निकालेंगे, स्पीड ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू स्पीड ऑफ सेपरेशन। तो y माइनस क्या कर देंगे, y माइनस एक्स।
तो let me continue this working here. 6 is equals to what? 6 is equals to y minus 2. y equals to 8 centimeters per second. तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? D. Let's move on to question 12. What is not a necessary requirement of the forces in a couple? They act in opposite direction. This is a necessary requirement, तो हम इसे क्रॉस कर देंगे. They act along different lines. This is also a necessary requirement, तो हम इसे भी क्रॉस कर देंगे. They have the same magnitude. This is also a necessary requirement, तो एक ही ऑप्शन बचा, that is D. They produce a resultant force. A box of length 12 centimeter and weight 0.34 Newton is placed on a horizontal table with the greater part of its length overhanging the edge of the table. ठीक है, the edge of the table acts as a pivot. ये हमारा pivot हो गया, ठीक हो गया. The center of the gravity of the box is at its geometrical center. तो geometrical center क्या होगा? यहाँ से 6 सेंटीमीटर अवे एंड यहाँ भी 6 सेंटीमीटर, एग्जैक्टली इन द मिडल. ठीक है, और ज्योमेट्रिकल सेंटर पे क्या एक्ट कर रहा होगा? वेट, दैट इज 0.43 न्यूटन. ठीक है, अब हमें और क्या गिवन है? टू बैलेंस द बॉक्स अ यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ डायमीटर 2.4 सेंटीमीटर. ठीक है, यूनिफॉर्म स्फीयर है तो इसका वेट भी मिडल से एक्ट कर रहा होगा. तो इसको अगर मैं थोड़ा सा जूम इन करूँ तो दिस लेंथ विल बी व्हाट? दिस लेंथ विल बी एग्जैक्टली 1.2 सेंटीमीटर. ठीक है, ये 1.2 सेंटीमीटर होगा. लेट मी डू अ थिंग, मैं इसको बाहर की तरफ मार्क कर देता हूँ. दिस लेंथ, द ब्लैक एरो की लेंथ विल बी 1.2 सेंटीमीटर. वाई? बिकॉज ये जो स्पेयर है वो यूनिफॉर्म है, और यूनिफॉर्म चीज़ों का वेट क्या करता है? एग्जैक्टली सेंटर से एक्ट करता है. ठीक है, एंड दिस सिस्टम इज़ इन इक्विलिब्रियम, ये लिखा हुआ है. ठीक है, दिस सिस्टम इज़ इन इक्विलिब्रियम. ठीक है, दिस सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम. और इसको इक्विलिब्रियम में रखने के लिए हमने स्फीयर का मास फाइंड करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्फीयर का वेट फाइंड कर लेते हैं, दैट इज WE. ठीक है, WE इनटू कितना डिस्टेंस है इसका पिवट से? 1.2 इज इक्वल्स टू हाउ मच? 0.43 मल्टीप्लाइड बाय इसका डिस्टेंस कितना होगा पिवट से? इस वाले वेट का डिस्टेंस कितना होगा पिवट से? ये वाली ब्लू लाइन, विच इज इक्वल्स टू व्हाट? 6 minus 2.4. ठीक है, तो दिस बिकम्स व्हाट? WE इंटू 1.2 इज इक्वल्स टू 0.43 इंटू 3.6. दिस बिकम्स 1, दिस बिकम्स 3. तो वेट ऑफ द स्फीयर कितना होगा? वेट ऑफ द स्फीयर विल बी इक्वल टू व्हाट? 0.43 मल्टीप्लाइड बाय 3. दिस इक्वल्स टू 1.29 न्यूटन्स. 1.29 न्यूटन्स विल बी द वेट ऑफ द स्फीयर. मास ऑफ द स्फीयर किस तरह निकलेगा? 1.29 डिवाइडेड बाय 9.81. तो मास किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों? लेट्स कैलकुलेट इट. डिवाइडेड बाय 9.81, तो मास आ गया 0.13 kg के. तो मास आपका आ गया 13 का B के इक्वल. ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन 14. क्वेश्चन 14 में क्या लिखा है? एन ऑब्जेक्ट इज सस्पेंडेड बाय 2 रोप्स. ओके हो गया. एक रोप की टेंशन क्या है? एक रोप पे टेंशन या फोर्स क्या लग रही है? 410 न्यूटन. दूसरे रोप पे फोर्स क्या लग रही है? 210 न्यूटन. ठीक है, द ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम. हमने मास ऑफ द ऑब्जेक्ट निकालना है. तो सिंपल है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये 210 न्यूटन वाली फोर्स को दो हिस्सों में डिवाइड कर दो. किस तरह डिवाइड करोगे? दिस विल बिकम 210 cos 10, दिस विल बिकम 210 sin 10. ये वाली फोर्स क्या हो जाएगी? ये भी दो हिस्सों में डिवाइड कर दो. दिस विल बिकम व्हाट? This will become 410 cos 60. This will become 410 sin 60. ठीक है, और मास की क्या ही एक फोर्स होगी? मास का सिर्फ एक डाउनवर्ड वेट होगा. ठीक है, तो अब मुझे बताओ कि अगर द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम तो अप फोर्सेज मस्ट बी इक्वल टू डाउन फोर्सेज. ठीक है, अप में कौन कौन सी फोर्सेज लगी हुई हैं? 210 sin 10 प्लस 410 sin 60 इज इक्वल्स टू व्हाट? द वेट. हमने क्या निकालना है? ऑब्जेक्ट का मास निकालना है. ठीक है, तो मास निकालने के लिए क्या करेंगे? 210 sin 10 प्लस 410 sin 60, और वेट को किससे रिप्लेस कर देंगे? mg से. ठीक है, और g को फिर आके यहाँ पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास मास आ जाएगा. इस पूरी इक्वेशन को g से डिवाइड कर दो, दैट इज 9.81, तो आपके पास मास आ जाएगा. मास कम्स आउट टू बी 40 kg. तो ऐसा कोई ऑप्शन है? यस, ए इज योर ऑप्शन. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन 15. A solid cube is floating in equilibrium in liquid mercury. Okay, the cube is made of iron of density this. Okay, cube जो है हमारा आयरन से बना हुआ है.
द क्यूब फ्लोट्स विथ 42% ऑफ इट्स वॉल्यूम अबव द सरफेस ऑफ मर्क्यूरी। ठीक है, बेसिकली हो ये रहा है, लेट सपोज एक बीकर है, ठीक है, इसमें हमारे पास मर्क्यूरी पड़ी है, ठीक है, और फिर हमारे पास एक क्यूब है आयरन का इस तरह का, जिसका 58% हिस्सा जो है, 58% हिस्सा जो है अंदर है इन द मर्क्यूरी, और 42% हिस्सा जो है वो बाहर है। सही है। अब देखो, जब ये क्यूब मर्क्यूरी के अंदर है ना, ये मर्क्यूरी के अंदर है, तो इसके ऊपर डाउनवर्ड फोर्सेस कौन सी लग रही होंगी? ओनली इट्स वेट। और अपवर्ड फोर्स क्या लग रही होगी? अपवर्ड फोर्स क्या होगी इसके ऊपर? अप थ्रस्ट। ठीक है, तो लेट्स सी, ये इक्विलिब्रियम में है तो वेट मस्ट बी इक्वल टू अप थ्रस्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वेट निकालते हैं। वेट निकालने के लिए क्या करेंगे? हमें क्या पता है कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। ठीक है, ये किसके लिए निकाल रहे हैं ये भी याद रखो, ये हम निकाल रहे हैं आयरन के क्यूब के लिए। ठीक है, आयरन क्यूब, यहाँ पे मैं मार्क भी कर देता हूँ, लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल मेक दिस स्मॉल, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वी आर डूइंग दिस फॉर आयरन का क्यूब। ठीक है, आयरन के क्यूब का वेट निकालना है, WI कर देता हूँ इसको मैं, और अब थ्रस्ट ऑन एंड आयरन भी निकालना है। ठीक है, आयरन के क्यूब का अगर वेट निकालना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसका मास निकाल लेते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मास, और इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय g। अगर दोनों साइड्स ऑफ द इक्वेशन को मैं g से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? डेंसिटी वॉल्यूम g इज इक्वल्स टू मास इंटू जी, और ये मास इंटू जी किसके इक्वल हो जाएगा? वेट ऑफ आयरन। अच्छा, अब ये वाली चीज़ों को भी ना थोड़ा सा गौर से देखो, ये डेंसिटी किसकी है? ये डेंसिटी ऑफ आयरन है, रो आयरन। वॉल्यूम किसका है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब है, तो इसको हम वॉल्यूम ऑफ लेट से ऑब्जेक्ट कर देते हैं। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट, और ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ तो जी रहेगी। ठीक है, तो वेट ऑफ आयरन किसके इक्वल आ गया? डेंसिटी ऑफ आयरन मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाइड बाय जी। ठीक है, ये क्लियर हो गया। चलो लेट्स मिनिमाइज दिस, ये हम थोड़ा सा मिनिमाइज करके यहाँ पे इसके साथ रख देते हैं। अब हमने आयरन क्यूब के लिए अप थ्रस्ट निकालते हैं, अप थ्रस्ट फॉर आयरन क्यूब। ठीक है, और अप थ्रस्ट फॉर आयरन क्यूब का लेबल क्या था? UI। आई जो है वो सबस्क्रिप्ट में है। ठीक है, तो लेट्स मेक इट इन सबस्क्रिप्ट यहाँ पे। अब अप थ्रस्ट का फॉर्मूला क्या होता था? रो G वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे रो किस चीज़ की यूज़ होती थी याद है? रो ऑफ द लिक्विड, तो ये रो किसकी होगी? मर्क्यूरी की, मल्टीप्लाइड बाय जी। और वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट में कितना इमर्स्ड है? हमारा कितना % ऑफ द ऑब्जेक्ट इमर्स्ड है? ओनली 0.58 या 58%। तो वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना हो जाएगा? 0.58 V0। क्यों? क्योंकि ओनली 0.58% इज इमर्स्ड, या आप ये कह सकते हो कि 42% इज अबव द सरफेस ऑफ मर्क्यूरी। ठीक है, तो हमने इसको कर दिया इस तरह। नाउ वी ऑल्सो हैव द अप थ्रस्ट ऑफ द आयरन क्यूब। अब दोनों को इक्वेट कर देते हैं। ओहो, वन सेकेंड, लेट मी मिनिमाइज इट करेक्टली। इसको अप थ्रस्ट को हम यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, तो अप थ्रस्ट का फॉर्मूला हमारे पास क्या आया है भाई? अप थ्रस्ट का फॉर्मूला हमारे पास आया है डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी मल्टीप्लाइड बाय जी मल्टीप्लाइड बाय 0.58 V0 इज इक्वल्स टू व्हाट? वेट ऑफ आयरन, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट? डेंसिटी ऑफ, क्या लिखा है? आयरन मल्टीप्लाइड बाय V0 मल्टीप्लाइड बाय जी। तो V0 और V0 विल गेट कैंसल्ड आउट। डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी क्या है? ओह सॉरी, डेंसिटी ऑफ हमें क्या दी हुई है? आयरन गिवन है, आयरन गिवन है, मर्क्यूरी निकालनी है, तो आयरन की डेंसिटी की जगह आयरन की डेंसिटी रख देते हैं। जी ऑल्सो गेट्स कैंसल्ड आउट विद जी। आयरन की डेंसिटी क्या गिवन है भाई? 7900। ठीक है, हमें निकालनी थी डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी, ये चीज़ निकालनी है। और यहाँ पे क्या पड़ा था? 0.58 मल्टीप्लाई हो रहा था, तो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा 0.58। तो डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी किसके इक्वल आ जाएगी? डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी विल कम आउट टू बी व्हाट? 7900 डिवाइडेड बाय 0.58। डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी किसके इक्वल आ जाएगी? इफ़ आई कैलकुलेट इन द कैलकुलेटर डिवाइडेड बाय 0.58, इसका आंसर कम्स आउट टू बी 13,000/620। तो ऐसा कोई ऑप्शन है? 13,000,620। यस, 14,000 इज द नियरेस्ट ऑप्शन, तो इसका आंसर विल कम आउट टू बी सी।
द डायग्राम शोज 2 वेसल्स, ओके हो गया. Vessel P tapers outwards, okay. Vessel Q tapers inwards, okay. Both vessels contain a liquid. The depth of the liquid is same, दोनों की height same है, ठीक है. The liquid in vessel P is twice as dense as liquid in Q. तो इसकी डेंसिटी हम कह सकते हैं 2 रो है, इसकी डेंसिटी रो है. प्रेशर इन लिक्विड P रेशो प्रेशर इन लिक्विड Q निकालना है, तो रो 2 रो G H डिवाइडेड बाय रो G H. दोनों की हाइट सेम है, कैंसिल हो गई. G सेम है, कैंसिल हो गया. रोज सेम है, कैंसिल हो गया. 2/1 का रेशो आ गया. दिस बिकम्स A. Let's move on to question 17. A motor is used to lift a load vertically upwards. The load has a weight W. Okay हो गया. The motor produces useful power output P. The load is lifted at a constant velocity V. Okay, तो पावर का क्या फॉर्मूला होता था? पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी. पावर इज इक्वल्स टू फोर्स की जगह क्या रख देते हैं? W, और इसको वेलोसिटी को ब्रेक डाउन कर देते हैं इनटू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम. अब हमें सब्जेक्ट किसको बनाना है? टाइम को. तो लेट्स मेक टाइम द सब्जेक्ट. टाइम को ले जाते हैं पावर की जगह पे. T इज इक्वल्स टू WD डिवाइडेड बाय पावर. ऐसा कोई ऑप्शन है? यस, सी इज योर ऑप्शन. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन 18. A lamp is switched on for 2 hours. The power input to the lamp is 1 volts. ये कितने 1 volts बेसिकली हमें क्या बता रहे हैं कि 1 सेकंड में आप कितनी एनर्जी दे रहे हो? 1 जूल पर सेकंड. वोट को लिखने का एक और तरीका क्या होता है? 1 जूल पर सेकंड. तो इसका मतलब क्या है कि पावर इनपुट क्या है? 1 जूल पर सेकंड. तो 2 आवर्स में कितनी पावर जाएगी या कितनी एनर्जी जाएगी? 1 इंटू 2 इंटू 60. दिस कम्स आउट टू बी 7200 जूल्स इज द एनर्जी इनपुट फॉर 2 आवर्स. ठीक है, एनर्जी इनपुट फॉर 2 आवर्स. अब एनर्जी यूज बाय द लाइट कितनी है? 7000. तो एनर्जी वेस्टेड क्या होगी? 7200 माइनस 7000 इज इक्वल्स टू 200 जूल्स इज द एनर्जी वेस्टेड. बी विल बी योर आंसर. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन 19. क्वेश्चन 19 आई गेस विल रिक्वायर सम स्पेस, तो हम एक काम करते हैं, इसको मिनिमाइज कर देते हैं. ठीक है, let's move here. An object of mass m is dropped onto the surface of 2 planets, ठीक है, which have no atmosphere. Okay, the height from which the object is dropped and the change in gravitational potential energy of the object for each planet are given in the table. Okay, the acceleration of free fall of planet x is gx. What is the acceleration of free fall of planet y? चलो x और वाई प्लानट फर्स्ट ऑफ ऑल बना देते हैं इधर. ठीक है, फिर क्या करते हैं? फिर हमें ये पता है कि हाइट कितनी है ऑन प्लानट एक्स? 3. चेंज इन ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी चेंज इन ई है. यहाँ पे प्लानट एक्स पे मास क्या होगा? m. प्लानट एक्स पे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कितनी है? gx. अब प्लानट वाई पे आ जाओ. प्लानट वाई पे हाइट कितनी है? 4. चेंज इन ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 4e. मास कितना रहेगा? वही m. gy हमें निकालना है. ठीक है, दिस इज व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट. तो चेंज इन E इज इक्वल्स टू m gx. h क्या है? 3. तो m विल बी इक्वल टू व्हाट? चेंज इन E डिवाइडेड बाय gx. 3/3 gx. ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं नीटली लिख लेता हूँ यार. चलो, 3 gx से डिवाइड कर दिया हमने. और यहाँ पे भी सेम इक्वेशन लगाते हैं. 4 चेंज इन E इज इक्वल्स टू m gy, और h क्या है? 4. ठीक है, ये y जो है वो सबस्क्रिप्ट में. डिवाइड कर दो यार. m इज इक्वल्स टू व्हाट? 4 इंटू चेंज इन E डिवाइडेड बाय 4gy. ठीक है, ये 4 और 4 कैंसिल हो गया. चेंज इन E डिवाइडेड बाय gy इज योर m. ठीक है, अब इन सबको मिनिमाइज कर देते हैं यार, थोड़ा सा मिनिमाइज कर देते हैं सो दैट वी हैव सम स्पेस. अब अगर गौर से देखो तो मास की 2 इक्वेशंस आ गई हैं तुम लोगों के पास. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मास एंड दिस इज द सेकंड इक्वेशन ऑफ मास. दोनों को इक्वेट कर दो. चेंज इन E डिवाइडेड बाय 3gx इज इक्वल्स टू व्हाट? चेंज इन E डिवाइडेड बाय gy. चेंज इन E कैंसिल आउट हो गए. 3gx इज इक्वल्स टू gy. 3gx इज इक्वल्स टू gy. तो ऐसा कोई ऑप्शन है? यस, सी इज योर ऑप्शन. A tensile force acts on a metal wire. ठीक है, what 2 calculations are needed to calculate the strain? strain की क्या इक्वेशन होती थी? extension divided by the unstretched length. तो ऐसा कोई ऑप्शन है? यस, बी इज योर ऑप्शन, जिसमें हमें unstretched length भी चाहिए और extension भी चाहिए. 21 पे आ जाओ.
A wire is extended by different forces. The wire obeys Hooke's law, मतलब limit of proportionality reach नहीं हुई है. A graph is plotted to show the variation of quantity y with a quantity x. What could be x and y? ये देखो एक्सटेंशन और फोर्स वाले ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि एक्सटेंशन और फोर्स का ग्राफ शुड बी अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि वायर हैज़ नॉट रीच द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, इट इज़ स्टिल ओबेइंग हुक्स लॉ. तो अगर हुक्स लॉ ओबे कर रहे हो तो आपका फोर्स वर्सेस एक्सटेंशन का ग्राफ मस्ट बी अ स्ट्रेट लाइन. तो ये वाली चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगी. एक्स पे क्या रख सकते हो आप, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और वाई पे क्या रख सकते हो, एक्सटेंशन. दैट वुड गिव यू अ कर्व लाइक दिस. तो ए वुड बी योर आंसर. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन 22. क्वेश्चन 22 करने का मैंने आप लोगों को बहुत सिंपल एक तरीका बताया था, आई गेस इन नवंबर 2023 का पेपर. लेट्स रिपीट इट हियर. अ वेव पल्स मूव्स अलोंग अ स्ट्रेच रोप इन द डायरेक्शन शोन. Which diagram shows the variation with t of the displacement s of the particle p in the rope? भाई पार्टिकल p बेसिकली किस तरह डिस्प्लेस होगा जब ये वेव इसके थ्रू पास करेगी. तो हम क्या करते थे, पार्टिकल p के अक्रॉस एक लाइन बना लेते थे और फिर क्या करते थे, एक मिरर इमेज बना लेते थे. मिरर इमेज क्या होगी, इस तरह, एंड लेट्स से इस तरह. ठीक है, मिरर इमेज विल गिव यू द डायरेक्शन इन विच पी विल डिस्प्लेस. तो इस तरह की कोई ऑप्शन है, ए तो बिल्कुल नहीं होगा, बी भी बिल्कुल नहीं होगा, सी भी बिल्कुल नहीं होगा, यस डी इज योर ऑप्शन. ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन 23. ठीक है, विच स्टेटमेंट अबाउट प्रोग्रेसिव ट्रांसफर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसफर्स वेव इज करेक्ट. Particles in transverse wave have fixed equilibrium. No. Transverse wave can be polarized, but longitudinal waves cannot. Yes, B is your answer. Let's move on to question 24. Okay, a miniature loudspeaker initially at rest. भाई ये एक बिल्डिंग है या विंडो है, ठीक है, ये यहाँ पे लाउड स्पीकर है इनिशियली. ठीक है, लाउड स्पीकर को सही तरह बना देते हैं. ठीक है, लाउड स्पीकर इज इनिशियली हेयर. इनिशियली लाउड स्पीकर इधर पड़ा हुआ है. ठीक है, एंड इट इज एट रेस्ट. u इज इक्वल्स टू 0. फॉल्स वर्टिकली फ्रॉम अ हाई बिल्डिंग, और ये बिल्डिंग से फॉल करना शुरू करता है. तो इसकी फाइनल पोजीशन एग्जामिनर कह रहा है कुछ इस तरह है, जब ये 10 मीटर, ओहो, जब ये 10 मीटर फॉल कर चुका है. ठीक है, देखो इस तरह ये 10 मीटर फॉल कर चुका है. दिस इज द डिस्टेंस 10 मीटर. ओके, इट emits a very short pulse of sound of constant frequency. फ्रीक्वेंसी क्या है साउंड की, यहाँ पे fs है. ये fs is equals to 256 hertz. The pulse of the sound is traveling. साउंड की वेलोसिटी भी आ गई 330 ms minus 1. हमने क्या निकालनी है, फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व निकालनी है बाय द पर्सन दैट इज स्टैंडिंग हेयर. तो यार साउंड आपसे दूर जा रहा है, करीब जा रहा है, दूर जा रहा है, तो ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व विल बी लेस देन एफ एस दैट इज 256 हर्ट्ज. तो सी और डी तो देखते ही कैंसिल कर दो. ठीक है, अब हमने एक और चीज़ निकालनी है, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ दिस साउंड. ठीक है, वो किस तरह निकालेंगे, लेट्स अप्लाई सम काइनेमेटिक्स की इक्वेशन. v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी. यू क्या थी, 0, ए क्या थी, सॉरी ये वाली इक्वेशन हम अप्लाई नहीं कर सकते बिकॉज वी डोंट हैव टी हियर, टाइम नहीं है हमारे पास. हमारे पास बेसिकली क्या क्या गिवन है, u गिवन है दैट इज द इनिशियल स्पीड, एक्सेलरेशन गिवन है दैट इज 9.81, s गिवन है दैट इज 10. तो u गिवन है, a गिवन है, s गिवन है. कैन वी कैलकुलेट v यूजिंग एन इक्वेशन, v निकालनी है, यस वी कैन डू दैट. v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as. u क्या है बच्चों, 0 प्लस 2a क्या है 9.81, s क्या है 10. So let's do that. 2 into 9.81 into 10. ठीक है, अंडर रूट करो इसे तो योर आंसर विल कम आउट टू बी 14. तो वेलोसिटी ऑफ द स्पीकर क्या है, 14 ms माइनस 1. वेलोसिटी ऑफ सोर्स कर देते इसे. ठीक है, लेट्स मिनिमाइज दिस एज वेल. ठीक है, इसको मिनिमाइज करके यहाँ पे रख देते. अब आपको क्या डॉपलर इफेक्ट का फॉर्मूला याद है, फॉर फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग अवे. क्या होता था, fs मल्टीप्लाइड बाय द वेलोसिटी ऑफ द साउंड, और डिवाइड किससे करते थे, वेलोसिटी ऑफ द साउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ द सोर्स. व्हेन यू डू दैट एंड पुट इन ऑल द वैल्यूज योर आंसर कम आउट टू बी 246 हर्ट्ज. सही है, सो यू मार्क ए एज योर ऑप्शन. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन 25. क्वेश्चन 25 में क्या लिखा हुआ है, 2 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैव वेव लेंथ 5 × 10⁻⁻7 एंड 5 × 10⁻². हमें बताना है कि कौन सी वेव लेंथ को कोरस्पॉन्ड कर रहा है कौन सा कॉम्पोनेंट. सो बी विल बी योर आंसर. दिस वाज रेक्टिफिकेशन वाला सवाल.
Let's move on to question 26. The wavelength of sound in air is determined by using stationary waves. Okay. In an experiment, a loudspeaker produces sound waves, okay, of constant frequency which is reflected directly along its original path by a metal plate approximately 1 meter away. ठीक हो गया. A microphone connected अच्छा देखो बेसिकली हो ये रहा है कि एक लाउड स्पीकर है यहाँ पे, ठीक है, वो जो है साउंड वेव्स इमिट कर रहा है ऑन दिस मेटल प्लेट, ठीक है, और वो रिबाउंड करके क्या फॉर्म कर रही हैं, ये मेटल प्लेट है और साउंड वेव्स जो है वो रिबाउंड करके क्या फॉर्म कर रही हैं, स्टेशनरी वेव्स. लेट मी ड्रॉ देम करेक्टली. यस, हियर यू गो. ये आपके पास स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं, ठीक है. अब आप क्या करते हो, आप एक माइक्रोफोन लेते हो कनेक्टेड विद अ CRO. यहाँ पे CRO लगा दिया आपने और माइक्रोफोन को आगे पीछे मूव करना शुरू करते हो. एंड यू डिटेक्ट फॉर व्हाट, लाउड स्पॉट्स एंड क्वाइट स्पॉट्स. क्वाइट स्पॉट्स कहाँ पे मिलेंगे, जहाँ पे आपके पास नोड्स बन रहे होंगे. लाउड स्पॉट्स कहाँ पे बन रहे होंगे, जहाँ पे आपके पास एंटी नोड्स बन रहे होंगे. फिर से क्वाइट स्पॉट्स कहाँ पे बन रहे होंगे, जहाँ पे आपके पास नोड बन रहे होंगे, ठीक है. अब हमने वेवलेंथ ऑफ द साउंड निकालनी है, तो विच क्वांटिटीज डू वी नीड. अगर हम मीन सेपरेशन ऑफ द क्वाइट स्पॉट्स निकाल लें, मतलब नोड और नोड के बीच का डिस्टेंस निकाल लें, तो दिस इक्वल्स टू व्हाट, 1/2 लैम्डा इज इक्वल्स टू दिस डिस्टेंस. 2 को मल्टीप्लाई करोगे इस डिस्टेंस से तो आपके पास इजीली वेवलेंथ आ जाएगी. तो हमें सिर्फ मीन सेपरेशन ऑफ द क्वाइट स्पॉट्स चाहिए, सिर्फ d चाहिए, ठीक है. 2 प्रोग्रेसिव वेव्स मीट एट अ फिक्स पॉइंट P. ओके, ये 2 प्रोग्रेसिव वेव्स का हमें ग्राफ गिवन है एंड दे मीट एट अ पॉइंट P. हमें बताना है व्हाट विल बी द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट एट टाइम t इज इक्वल्स टू 3.8 सेकेंड्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखते हैं कि 3.8 सेकेंड्स बनेगा कहाँ टाइम, यहाँ पे. अब इस वैल्यू पे ये फर्स्ट वेव, इसको फर्स्ट वेव मार्क कर देते हैं. ओहो, लेट मी मार्क इट करेक्टली. दिस इज द फर्स्ट वेव, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट वेव, दिस इज द सेकेंड वेव. 0.38 सेकेंड पे फर्स्ट वेव की डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0.4 मीटर्स, ओह सॉरी सेंटीमीटर, सही है. और 0.38 सेकेंड पे सेकेंड वेव की डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये वाली वैल्यू, दिस इज 1.4 माइनस में सेंटीमीटर. तो 0.4 प्लस में और 1.4 माइनस में ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, -1.4 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू व्हाट, -1 सेंटीमीटर. तो ऐसा कोई ऑप्शन है, यस बी इज योर ऑप्शन. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन 28. इन विच सिचुएशन डज डिफ्रैक्शन अकर, अ वेव पासिंग फ्रॉम वन मीडियम इनटू अनदर, अ वेव पासिंग थ्रू अ गैप इन बैरियर. सी इज आवर आंसर. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन 29. क्वेश्चन 29 में क्या लिखा हुआ है बच्चों, लाइट ऑफ अ सिंगल फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट ऑन अ पेयर ऑफ नैरो स्लिट्स. ठीक है, ये आपके पास आ गया ए, ओके हो गया. अ सीरीज ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस, ये आपके पास आ गया डी. एंड एक्स क्या आ गया आपके पास, 8 मिलीमीटर. ठीक है, हमने क्या निकालना है, व्हाट इज द पाथ डिफरेंस बिटवीन लाइट वेव्स फ्रॉम 2 स्लिट्स दैट मीट एट द सेकेंड डार्क फ्रिंज. ठीक है यार, सेकेंड डार्क फ्रिंज का पार्ट डिफरेंस क्या होता था, लिखवाया था मैंने, इट वाज इक्वल्स टू 3/2 लैम्डा. इसी तरह फर्स्ट डार्क फ्रिंज का क्या होता था, फर्स्ट डार्क फ्रिंज यहाँ पे बनी भी नहीं है, बट फर्स्ट डार्क फ्रिंज का पार्ट डिफरेंस यूज टू बी व्हाट, हाफ लैम्डा. ठीक है, λ/2. सो लेट्स स्टार्ट आवर कैलकुलेशन. x इज इक्वल्स टू πd/a. ठीक है, and when you rearrange this equation, xa divided by d is equals to your lambda. So let's calculate that. x किसके इक्वल है भाई, x is equals to 8 millimeter, so 8 into 10 raised to the power -3. और a किसके इक्वल है, a is 0.1 millimeter, तो 0.1 into 10 raised to the power -3. d किसके इक्वल है भाई, d is equals to 2 meter. डिवाइड कर दो, ये आपके पास आ गई वेवलेंथ. That comes out to be 4 into 10 raised to the power -7. अब हमने निकालनी थी पार्ट डिफरेंस बिटवीन सेकंड ऑर्डर डार्क फ्रिंज, तो वो किसके इक्वल थी, 3/2 लैम्डा. तो लेट्स मल्टीप्लाई 3/2 इंटू 4 इंटू 10 -7. तो दिस कम्स आउट टू बी 6 इंटू 10 raised to the power, दैट इज सी इज आवर आंसर. रेड लाइट ऑफ अ सिंगल वेवलेंथ, यहाँ पे सिंगल वेवलेंथ का टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, पासिस थ्रू अ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, ब्राइट स्पॉट्स आर फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन एज शोन. द रेड लाइट इज रिप्लेस विद वाइट लाइट. अब वाइट लाइट में न्यूमरस वेवलेंथ्स होती हैं. ठीक है, न्यूमरस वेवलेंथ्स होती हैं, तो न्यूमरस ब्राइट स्पॉट्स बनेंगे. ठीक है, विच डायग्राम शोज द
पैटर्न ऑब्जर्व, ए और बी तो पक्का नहीं होंगे क्योंकि इसमें सिंगल सिंगल ब्राइट स्पॉट्स बन रहे हैं। सी भी पक्का नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसमें जो है वो हम रेड स्पॉट तो काउंटर ही नहीं कर रहे, रेड स्पॉट कहाँ बनना चाहिए? एट दिस एग्जैक्ट वैल्यू। तो डी विल बी आवर आंसर, जिसमें मल्टीपल स्पॉट्स भी हैं और रेड स्पॉट भी इनकाउंटर हो रहा है। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन 31। क्वेश्चन 31 में वी नीड टू कैलकुलेट द एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो वी विल राइट डाउन दिस फार्मूला, I इज इक्वल्स टू NAQV। हमने ये निकालनी है तो उसको सब्जेक्ट बना देते हैं V को। दिस बिकम्स I डिवाइडेड बाई NAQ। I किस तरह निकलेगा? रेजिस्टेंस गिवन है, वोल्टेज गिवन है, रेजिस्टेंस भी गिवन है, वोल्टेज भी गिवन है। V डिवाइडेड 6 डिवाइडेड बाय 15 इज योर I। दिस बिकम 0.4। ठीक है, तो लेट्स प्लेस इज 0.4। n क्या है भाई? n इज हियर 9 इंटू 10⁻28। एरिया क्या है भाई? एरिया किस तरह निकलेगा? π/4 इंटू डायमीटर गिवन है, यस डायमीटर गिवन है, इसका हम स्क्वायर करेंगे 3 इंटू 10⁻³ स्क्वायर। और क्या है? और Q है, दैट इज द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो फाइनल आंसर ऑफ वेलोसिटी क्या आएगा? फाइनल आंसर ऑफ वेलोसिटी विल कम आउट टू बी 3.9 इंटू 10⁻⁻6 मीटर्स पर सेकेंड। तो ऐसा कोई ऑप्शन है? यस, बी इज योर ऑप्शन। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन 32। द डायग्राम शोज टू डिफरेंट सर्किट्स। The cells in each circuit have the same electromotive force and negligible internal resistance. The three resistors have the same resistance R. Okay. In the circuit on the left, the power dissipated is P. What is the power dissipated on the right? तो भाई power dissipated in left वाला circuit will be equal to what? चलो मैं इधर ही मार्क कर देता हूँ। Let's suppose ये EMF E है, ये भी EMF E है, तो power इसमें क्या डिसिपेट होगी? फर्स्ट सर्किट में E स्क्वायर डिवाइडेड बाई R, या क्या कह सकते हैं? V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R। पावर डेसिपेटेड इन दिस सर्किट क्या होगी? E स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2R, क्योंकि सीरीज में रेजिस्टेंस प्लस हो जाती हैं, तो पावर क्या हो रही है? हाफ। तो B विल बी आवर आंसर। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ फिलामेंट लैम्प इज इंक्रीज। तो क्या होगा? द रेजिस्टेंस ऑफ द लैम्प इंक्रीजेज। वाई? बिकॉज द टेम्परेचर इंक्रीजेज। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन 34 पे। अ मेटल वायर हैज़ रेजिस्टेंस R। ओके, रेजिस्टेंस R है उसकी, और उसकी इक्वेशन किस तरह बन जाएगी? R इज इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी डिवाइडेड बाई LA। ठीक है, द wire is stretched so that diameter decreases to 0.94%. ठीक हो गया, of its original diameter. The volume of the wire is unchanged. Calculate the resistance of the unstretched wire. चलो, ये है हमारा बिफोर स्ट्रेचिंग। ठीक है, आफ्टर स्ट्रेचिंग क्या होगा भाई? आफ्टर स्ट्रेचिंग क्या होगा? लेट्स कैलकुलेट दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इधर लाइन बनाने से बेहतर है कि आई मिनिमाइज दिस। ठीक है, इसको हम मिनिमाइज कर देते हैं इधर। ठीक है, बिफोर स्ट्रेचिंग हमारी रेजिस्टेंस कुछ इस तरह है। आफ्टर स्ट्रेचिंग क्या होगा भाई? आफ्टर स्ट्रेचिंग क्या होगा? लेट्स कैलकुलेट दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये पता है कि, लेट मी यार जूम इन, क्योंकि तुम लोग को शायद सही ना हाँ दिख रहा हो। ठीक है, आफ्टर स्ट्रेचिंग क्या होगा? आफ्टर स्ट्रेचिंग तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये पता है कि वॉल्यूम बिफोर स्ट्रेचिंग इज इक्वल टू द वॉल्यूम आफ्टर स्ट्रेचिंग। तो बच्चों बिफोर स्ट्रेचिंग आपका वॉल्यूम क्या होगा? एरिया, दैट इज π/4 मल्टीप्लाइड बाई डी स्क्वायर इनटू लेंथ। और आफ्टर स्ट्रेचिंग आपका वॉल्यूम क्या होगा? π/4 मल्टीप्लाइड बाई 0.94 डी स्क्वायर इंटू एल। ये π/4 और ये π/4 कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये लेंथ जो है वो अभी तक हमें नहीं पता। लेट्स लेबल दिस एज लेंथ न्यू। ठीक है, अब हम क्या करते हैं भाई, ये जो डी स्क्वायर है 9.4 डी स्क्वायर कैलकुलेट कर लेते हैं। दिस बिकम 0.8836। तो डी स्क्वायर इंटू एल इज इक्वल्स टू 0.8836 डी स्क्वायर इंटू एल न्यू। ठीक है, अब ये डी स्क्वायर गेट्स कैंसल्ड आउट विद दिस डी स्क्वायर, तो 1 डिवाइडेड बाय 0.8836 गिव्स यू व्हाट? 1.13 एंड 132। ठीक है, 1.132 एल इज़ योर न्यू लेंथ। ओके हो गया, ये वाली वर्किंग याद रखो फॉर आफ्टर स्ट्रेचिंग। ठीक है, अब लेट्स मिनिमाइज दिस एंड पुट इट, लेट्स से हियर। चलो इसको इधर पुट कर देते हैं एंड लेट्स मूव दिस अ लिटिल बिट टू द राइट। ठीक है, इसको हम वापस से
इधर पुट कर देते, ठीक है। आफ्टर स्ट्रेचिंग आपके पास लेंथ भी आ गई और डायमीटर भी आ गया, तो आफ्टर स्ट्रेचिंग जो है अब रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। रेजिस्टिविटी इंटू 1.132 L डिवाइडेड बाय डायमीटर क्या था बच्चों, डायमीटर वाज 0.94, ठीक है। तो पाई अपॉन 4 इंटू 0.94 स्क्वायर। तो लेट्स डू अ थिंग, एरिया multiplied by 0.94 square, ठीक है। तो this will come out to be what, 1.312 divided by 0.94 square, ठीक है। तो this comes out to be 1.28। तो R is equals to 1.28 rho L upon A, और ये किस चीज़ के इक्वल था, ये was the resistance before stretching। तो यहाँ पे हम R लिख देंगे, this becomes what, 1.28 R, ठीक है। दिस इज़ द रेजिस्टेंस आफ्टर स्ट्रेचिंग। तो ऐसा कोई ऑप्शन है, यस डी इज़ योर ऑप्शन। यहाँ पे आपके दिमाग में एक कन्फ्यूजन आ रही होगी कि सर आपने डायरेक्ट एरिया के साथ 0.94 स्क्वायर कैसे मल्टीप्लाई कर दिया। बहुत सिंपल है, देखो एरिया जो है वो, लेट मी शो यू अ रिलेशनशिप, ठीक है। हमने क्या पढ़ा है कि एरिया इज इक्वल्स टू पाई डी स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है। तो अगर d जो है वो 0.94 d हो गया है तो एरिया क्या करेगा, एरिया विल डिक्रीज बाय द स्क्वायर ऑफ इट, ठीक है। 0.94 के स्क्वायर से डिक्रीज करेगा, सही है। सो दिस वाज द सिंपल लॉजिक, सही है। इसकी वजह से मैंने सिर्फ यहाँ पे 0.94 स्क्वायर डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन 35। क्वेश्चन 35 में क्या करना है, द डायग्राम शोज अ सेल ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स 3 वोल्ट्स एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 4.7 वोल्ट्स। The lamp has a resistance of this. Okay, what is the power dissipated by the internal resistance of the cell? भाई ये इसकी पावर निकालनी है हमने। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो करंट निकाल लो इन द एंटायर सर्किट, 3 डिवाइडेड बाय 4.7 प्लस 9.3, दिस इक्वल्स टू व्हाट, 3/14। तो यार पूरे सर्किट का आप करंट निकाल लो, V इज इक्वल्स टू आई आर करके। V क्या है, 3 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस क्या है, टोटल 14, दिस बिकम्स योर करंट, ठीक है। अब ये जब करंट आ गया तो क्या करोगे, पावर इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। करंट क्या है, 3/14 स्क्वायर, और रेजिस्टेंस क्या है 4.7 ओम। तो आपकी पावर कम्स आउट टू बी 0.22 वोल्ट्स। अब आ जाओ इधर यार, अ सर्किट कंसिस्ट ऑफ अ बैटरी, अ हाई रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर एंड 4 फिक्स रजिस्टर। द बैटरी हैज़ एन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स 15 वोल्ट्स एंड निग्लेजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस। हमने वोल्ट मीटर पे रीडिंग बतानी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर 15 वोल्ट्स यहाँ पे तो 15 वोल्ट्स यहाँ पे भी होगा और 15 वोल्ट्स यहाँ पे भी होगा। एज वी मूव डाउन द फर्स्ट ब्रांच के जैसे हम डाउन द मूव करेंगे तो इस रजिस्टर को कितना वोल्टेज मिलेगा। इफ़ वी कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस या रेशो मेथड अगर लगाएं, लेट्स अप्लाई द रेशो मेथड। 24 डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस कितनी है इस ब्रांच में, 30, ठीक है। 24 डिवाइडेड बाई 30 इंटू 15, तो 4 डिवाइडेड बाई 5, 5 1 ज़ा 5, 4 3 ज़ा 12। तो 12 वोल्ट्स जो है वो ये वाला रजिस्टर हमारा कंज्यूम कर लेगा। तो इस पॉइंट पे कितनी वोल्टेज बचेगी, 15 माइनस 12 दैट इज़ 3 वोल्ट्स, ठीक है। अब इस ब्रांच में आ जाओ, लेट्स डू द वर्किंग फॉर सेकेंड ब्रांच विद ग्रीन। सेकेंड ब्रांच में ये वाले रजिस्टर को कितना वोल्टेज मिलेगा, लेट्स अप्लाई द रेशो मेथड। 6 डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस कितनी है, 6 + 9 दैट इज इक्वल्स टू 15 मल्टीप्लाइड बाई 15 कट हो जाता है 15 से, बचता कितना है 6 वोल्ट्स। तो ये वाला रजिस्टर 6 वोल्ट्स ले रहा है, तो इस पॉइंट पे कितना वोल्टेज बचेगा, एट दिस पॉइंट कितना वोल्टेज बचेगा बच्चों, 15 माइनस 6 दैट इज़ 9 वोल्ट्स। दोनों वोल्टेजेस के बीच का डिफरेंस क्या है, 6 वोल्ट्स। तो वोल्ट मीटर पर रीडिंग क्या आएगी, 6 वोल्ट्स। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन 17, ठीक है। A potential divider circuit is designed to detect the difference in temperature between two different places. The cell has an electromotive force of 20 millivolts and negligible internal resistance. Initially, thermistors X and Y are at the same temperature. तो यहाँ पे भी 10 millivolts होगा और यहाँ पे भी 10 millivolts होगा। फिर क्या होता है, X is then placed in a cold environment. X is then placed in a cold environment. तो इसकी रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, डबल हो जाती है, 2R हो जाती है। एंड Y is placed in a warm environment. तो इसकी रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है, 1/2R हो जाती है, ठीक है। What is the new reading of the voltmeter? तो अगर आप देखो लेट्स अप्लाई द रेशो मेथड। 0.5R डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस क्या है, 2.5R
multiplied by 20, so this will become 1, this will become 5, this will become 1, this will become 4 volt. तो वोल्ट मीटर के अक्रॉस वोल्टेज कितना रहा होगा 4 मिलीवोल्ट. A will be your answer. In alpha particle scattering experiment, which conclusion about the structure of an atom cannot be deduced? Most of the atom is empty space. ये जो है वो हमने deduce कर लिया था. Most of the mass of the atom is concentrated in the nucleus. ये भी हमने deduce कर लिया था. The nucleus contains protons and neutrons. ये हमने deduce नहीं किया था, तो C would be our answer. Which two particles have opposite charges? Alpha particles and helium nucleuses? No. Antiproton and beta plus particle? Yes. B is our answer. ठीक है. Let's move on to question 40. Which particle is a lepton? Meson, positron. Yes, positron is a lepton. ठीक है. This marks the end of October-November 2022 का paper 1. If you have any queries, you can ask me in the comments below. Okay.